हेलो एवरीवन। तो आज का जो लेक्चर है ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 2। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी gm/r²। तो लास्ट लेक्चर में हमने उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया था, फिर हमने ये देख लिया था कि किस किस चीज के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो आज का जो लेक्चर है इसमें पहले तो हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देन हम ये देखेंगे कि जो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, किस किस बात पर ये डिपेंड कर रहा है, और फिर उनके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अच्छा ये एक बार मेरे को ये बता देना क्वेश्चन प्रॉपरली दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, क्योंकि मैं भी कहीं से ये निकाल रहा हूँ स्क्रीनशॉट में। तो अगर नहीं दिख रहे हैं तो फिर इनको मैं हैंड रिटन लिखना चालू करूँ, तो एक बार मेरे को बता देना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें बोला गया है acceleration due to gravity on moon is 1/6 of the acceleration due to gravity on earth। अब ये क्वेश्चन भी है और ये चीज आप याद भी कर लेना कि जो मून पर ग्रेविटी होती है वो अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 होती है। हालांकि आपने अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है, और नहीं ध्यान तो इसको याद भी कर लेना, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। आप ये सोचोगे इतना छोटा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, तो बिल्कुल पूछा जा सकता है और अपनी नॉलेज के लिए भी आप इसको रख सकते हो। तो गिवन क्या है हमें? गिवन है GM इक्वल्स टू GE/6, ये हमें गिवन है। ठीक बात। उसके बाद बोला है इफ द रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ, तो अर्थ की जो डेंसिटी है उसका मून की डेंसिटी के साथ रेशो में दे रखा है, कितना दे रखा है? 5/3। ये हमें रेशो दिया हुआ है। हमें पूछा है रेडियस ऑफ मून, तो मून की जो रेडियस है और अर्थ की जो रेडियस है उसका रेशो बता दो। या ऐसा पूछ लिया कि मून की रेडियस अर्थ की रेडियस के टर्म में क्या होगी। तुमने जो G का फॉर्मूला पढ़ा था वो था gm/r²। मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो G की वैल्यू को अगर आप ऐसे लिख दो, मास को वॉल्यूम के फॉर्म में अगर आप लिख दो, तो ये हो जाएगा g/r², यहाँ हो जाएगा 4/3 πr³ और ये हो गया डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ r² कट हो गया, तो यहाँ G जो है वो क्या बन गया? वो बन गया 4/3g पाई, और ये कैपिटल R और स्मॉल r, ये रो। तो G कैपिटल G जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, 4/3 कांस्टेंट रहने वाला है, पाई कांस्टेंट रहने वाला है। तो कुल मिलाकर जो G है वो डिपेंड कर रहा है रेडियस पर और किस पर? डेंसिटी पर, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। और ये तुमने पहले भी पढ़ा है, कोई नई चीज मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूं। तो यहां से मेरे को रेशो निकालना है, तो मैं अगर GM/GE का रेशो लिखूं तो ये रेशो को मैं इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूं? इसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूं RM/RE, और क्या लिख सकता हूं? ρm/ρe। अब आपको कौन कौन सी वैल्यू गिवन है? आपको वैल्यू गिवन है GM/GE। GM/GE की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 1/6। कितने गिवन है? 1/6। RM/RE तुम्हें निकालना है, और ρe/ρm गिवन है तुम्हें 5/3। तो इसको उल्टा कर दो तो ρm/ρe मिल जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये यहां से RM की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 5/18 RE। क्या आंसर आ जाएगा? 5/18 RE, जो कि ऑप्शन हो जाएगा A। तो क्वेश्चन करने के तरीके ये हैं कि सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है उसको लिख लो, जो तुम्हारे पास गिवन है। उसके बाद जो तुम्हारे पास फॉर्मूला है उसको आप कैसे यूज कर सकते हो। आप एक तरह के क्वेश्चन को 2-3 बार करोगे तो आइडिया लगने लग जाएगा कि कहाँ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। शॉर्ट ट्रिक जब आप खुद करते हो तो अपनी अपनी शॉर्ट ट्रिक बनती है कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे करेंगे। मेरे बताने से या किसी के कहने से उससे कुछ नहीं होने जाना कि ऐसे करो ऐसे अप्रोच करो, वो कुछ नहीं है। काम तुम्हें करना पड़ेगा, क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने पड़ेंगे। मैकेनिक्स जब ही डील होगी, मैकेनिक्स क्या पूरी फिजिक्स में ही क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया स्फेरिकल प्लैनेट फार आउट इन स्पेस हैज अ मास m0। तो मास उसका दे रखा है m0 और उसका डाया दिया हुआ है d0। तो मास ऑफ प्लैनेट जो हमें गिवन है, मास ऑफ प्लैनेट, तो प्लैनेट का जो मास है वो हमें गिवन है m0, और डायामीटर जो गिवन है, डायामीटर गिवन है d0। तो इसकी जो रेडियस है, रेडियस r बराबर कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी d0/2। इसकी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी? d0/2। पार्टिकल ऑफ मास m फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द प्लैनेट विल एक्सपीरियंस एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज इक्वल्स टू। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है हम पढ़ते हैं G, ये बराबर होता है GM/r²। और हमने ये साफ साफ पढ़ा है, ये जो मास है, ये वाला मास, ये मास किसका होता है? प्लैनेट का मास। ये मास किसका होता है? प्लैनेट का मास। मास ऑफ प्लैनेट ऑब्जेक्ट के मास से इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कोई लेना देना नहीं है। और ये जो r होती है ये प्लैनेट की रेडियस होती है।
तो यहां पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा, जी एम नॉट, और आर की जगह आप क्या डाल दोगे, डी नॉट बाई 2, तो ये हो जाएगा डी नॉट स्क्वायर अपॉन 4। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 जी एम नॉट। क्या आंसर आ जाएगा, 4 जी एम नॉट। आंसर इज 4 जी और एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा 4 जी एम नॉट, डी स्क्वायर, सॉरी डी नॉट स्क्वायर, आर को चेंज कर दिया ना, तो ये आ जाएगा डी नॉट स्क्वायर, डी नॉट स्क्वायर। तो मैच कराओ, कौन सा आंसर मैच कर रहा है, तो ये सी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द मून्स रेडियस इज 1/4 दैट ऑफ अर्थ। तो मून की जो रेडियस है, मून की रेडियस आर एम इक्वल्स टू 1/4 ऑफ आर ई, ये गिवन है, एंड इट्स मास इज 1/80 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ मून इज 1/80 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, 1/80 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ। इफ g represents the acceleration due to gravity on the surface of earth, then surface of moon पर gravitational acceleration क्या होगा। सेम कहानी, सेम क्वेश्चन है। तो यहां पर g जो है वो किसके बराबर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो अब यहां पर डेंसिटी का रूल नहीं है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आपको किसके लिए निकालना है, मून के लिए, तो जी एम अपॉन जी का रेशो निकाल लो। जी एम अपॉन जी का रेशो निकालोगे तो ये बनेगा मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ, और यहां हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा जी एम अपॉन जी ई, मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ, तो ये रेशो आ जाएगा 1/80 इंटू आर ई अपॉन आर एम। तो आर एम दे रखा है आपको 1/4 ऑफ आर ई, तो आर ई अपॉन आर एम हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो यहां से आ गया 1/5। तो जी एम कितना हो जाएगा, जी एम हो जाएगा जी ई बाई 5। जी एम कितना हो जाएगा, जी ई बाई 5। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ वर टू श्रिंक बाय 1%, 1% से घटा दिया जाए, तो हमारे पास जी की जो वैल्यू है वो है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। दो तरीके हैं इसको करने के। एक तो तरीका ये है कि 1% से घटा रहे हो तो नई रेडियस जो आएगी वो क्या आएगी, कितने परसेंट से घटा रहे हो, 1% से, तो वो क्या लिखोगे, आर माइनस 1% से घटा रहे हो तो आर अपॉन 100। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 99 आर अपॉन 100। ठीक है, 99 आर अपॉन 100। और फिर जी प्राइम अपॉन जी करोगे, यही तो करोगे, जी प्राइम अपॉन जी करोगे, तो यहां पर क्या निकालोगे, यहां पर आ जाएगा आर स्क्वायर, और यहां पर क्या बनेगा, आर प्राइम का स्क्वायर। आर प्राइम में ये वाली वैल्यू डालोगे 99 आर अपॉन 100, तो ये वाली वैल्यू डालोगे तो यहां पर हो जाएगा 100 अपॉन 99, और इसका स्क्वायर वैसे ही वो पड़ा है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा बहुत बड़ा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए तुम्हें चाहिए कैलकुलेटर वगैरह, तो फिर उससे सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या लिखा जाएगा, डी जी अपॉन जी, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा -2r 2dr, -2dr अपॉन, ये बन जाएगा -2dr अपॉन आर क्यूब, है ना, -2dr अपॉन आर क्यूब। भाई वापस से मैं बता देता हूं, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करो। चलो पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बनेगा डी जी का बनेगा डी जी, और यहां पर क्या बनेगा, ये बनेगा -2 आर स्क्वायर का कर रहे हो तो ये आएगा जी एम। समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से डिफरेंशिएशन मैं कैसे कर रहा हूं। और यहां पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आर क्यूब, और यहां पर क्या आ जाएगा, डी आर, क्या आ जाएगा, डी आर आ जाएगा। ठीक है, अब किससे डिवाइड कर दो, जी से डिवाइड कर दो। तो जी से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, डी जी अपॉन जी इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, -2gm डी आर अपॉन आर स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू से डिवाइड करोगे तो gm अपॉन आर स्क्वायर। देखो क्या हुआ, तो ये gm से gm कट गया, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, आर क्यूब है, आर क्यूब बन गया ना, तो ये एक आर बच गया। तो यहां पर क्या बचा है, ये बचा डी जी अपॉन जी इक्वल्स टू, ये क्या बच गया, -2 डी आर अपॉन आर। तो ये क्या बता रहा है, ये परसेंटेज चेंज को बता रहा है। डी आर अपॉन आर जो है वो किसको बता रहा है, परसेंटेज चेंज को। तो कितना चेंज कर रहे हो, कितना श्रिंक कर रहे हो, 1%, माइनस साइन ऑलरेडी आ गया है तो इसका मतलब श्रिंक हो रहा है। कितने से चेंज कर रहे हो, 1% से। तो ग्रेविटेशन में कितने से चेंज हो जाएगा, तो डी जी अपॉन जी जो है वो चेंज हो जाएगा कितने से, 2% से। कितने से चेंज हो जाएगा, 2% से। तो यहां से डिक्रीमेंट आ जाएगा कितना, 2% का। अब ऐसे करोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा मुश्किल से 2 लाइन में। मैं समझा रहा हूं इसलिए मेरे को टाइम लग गया, अदरवाइज तो ये क्वेश्चन अगर तुम्हें पहले से आता है तो मेरे बात करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही आंसर लगाओगे। और अगर ऐसे करोगे जो कन्वेंशनल मेथड है जिससे अभी तक भी आप कुछ सॉल्व करते आए हैं,
तो फिर ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है मास ऑफ द मून। मास ऑफ मून mm, ये वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 7.34 इंटू 10⁻22 kg, ये मास ऑफ मून गिवन है। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये हमें मून का दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है, 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द रेडियस ऑफ द मून, मून की रेडियस निकालनी है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है G इक्वल्स टू GM/r², तो यहां से r की वैल्यू आ जाएगी √GM/g। तो G की वैल्यू कितनी, 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m। m की जो वैल्यू है वो कितनी ले लें हम, 7.32। तो ये वैल्यू मैंने ले ली 7.34 इंटू 10⁻22, पॉजिटिव में ले रहा है, तो ये वैल्यू हम लेंगे कितनी, 10⁻22। तो यहां से ले लिया 10⁻22। आगे G की वैल्यू डाल दो। G की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1.4, तो ये वैल्यू डाल दी। इसको सॉल्व करोगे तो R की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी 1.87 इंटू 10⁻6, 1.87 इंटू 10⁻6, ये वैल्यू आ जाएगी। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अ प्लेनेट हैज मास 1/10 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। एक कोई प्लेनेट है, उसका जो मास है वो मास अर्थ के मास का 110 है। तो मास ऑफ अर्थ का कितना हो गया, 110, और जबकि उसकी जो रेडियस है, रेडियस ऑफ प्लेनेट अर्थ की रेडियस की 1/3 है। इफ अ पर्सन कैन थ्रो अ स्टोन ऑन अर्थ सरफेस टू हाइट ऑफ 90 मीटर, अर्थ की सरफेस पर कितना मीटर फेंक रहा है, 90 मीटर, देन ही विल एबल टू थ्रो द स्टोन ऑन द प्लेनेट। तो प्लेनेट पर वो कितनी दूर तक फेंकेगा। अब देखो फॉर्मूला होता है u² इक्वल्स टू 2gh। तो कितनी दूर तक फेंकेगा, यानी कि h इक्वल्स टू क्या हो गया, u²/2g, u²/2g। तो आपको यहां पर वैल्यू चाहिए किसकी, आपको वैल्यू चाहिए g की। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, g निकालना पड़ेगा, किसके लिए, प्लेनेट के लिए। तो प्लेनेट के लिए g निकालना है, तो Gp/g अर्थ, ये लगा दिया आपने, Gp/g अर्थ इक्वल्स टू हो जाएगा Gm/r² लगाओगे तो ये हो जाएगा MP/me, और यहां से बन जाएगा RE/rp, और ये आ जाएगा स्क्वायर में। अब MP/me की वैल्यू कितनी हो गई, 1/10, और RE/rp की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगी। तो यहां से आ गया 9/10। तो यहां से आपके पास प्लेनेट जो है उसका जो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो मिल गया आपको, जो अर्थ के एक्सेलरेशन का 9/10 टाइम्स है, 9/10 टाइम्स है। यहां से फॉर्मूला है h इक्वल्स टू u²/2g। तो स्पीड अगर सेम स्पीड से वो फेंकेगा, है ना, सेम स्पीड से वो फेंकेगा, तो जब वो अर्थ सरफेस पर है, जब कितना मीटर फेंक रहा है, 90 मीटर, तो HE लिख दिया मैंने, HE स्टैंड्स फॉर अर्थ सरफेस, और ये P लिख दिया। तो यहां पर बन जाएगा GE, और ये हो जाएगा क्या, GP। ये GE हो गया और ये क्या हो गया, GP हो गया। तो HP निकालना है तुम्हें, तो HP की वैल्यू क्या हो जाएगी, HE, और इनटू ये क्या हो जाएगा, GE/GP। तो HE कितना है, 90 मीटर है, और GE/GP करोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको क्या चाहिए, GE/GP चाहिए, है ना। तो GE/GP करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10/9। तो 10/9 ये होगा, तो यहां से ये 9 10 टाइम्स कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 100 मीटर। तो कितना आ जाएगा, 100 मीटर। तो कितना फेंक देगा वो, 100 मीटर फेंक देगा। क्योंकि एक्सेलरेशन कम है, तो सीधा सा वैसे भी आप आंसर निकाल सकते हो। जब ये प्लेनेट का एक्सेलरेशन, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, कम ही हो गया, तो उसको कम फोर्स से खींचेगा, तो ज़्यादा ऊपर तक जा पाएगा। तो आप बिना सॉल्व करेंगे भी, लॉजिकली भी आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 100 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द रेडियाई ऑफ 2 planets आर रेस्पेक्टिवली R1 एंड R2 एंड देयर डेंसिटीज आर रेस्पेक्टिवली ρ1 एंड ρ2। तो यहाँ पर सीधा सा गणित आपको समझ में आ रहा है। जो फॉर्मूला चाहिएगा वो ये चाहिएगा, 4/3g, और ये हो गया R, और ये फॉर्मूला चाहिएगा। तो यहां पर इनके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का आपको रेशो लिखना है। तो G1 रेशो G2, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 ρ1, और ये हो जाएगा R2 ρ2। तो G1 रेशो G2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 ρ1 रेशो R2 ρ2। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा इसका D। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन हो गए जो हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था। अब हम बात करेंगे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है किस किस बात पर डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो वेरिएशन हो रहा है अर्थ की शेप की वजह से, वो
कैसे है। तो अर्थ की शेप हम स्फेरिकल मानते हैं, हालांकि स्फेरिकल नहीं होती, ये कुछ कुछ इलिप्स जैसी होती है। जैसा इलिप्स होता है इलिप्स, तो ये कुछ कुछ इलिप्टिकल शेप है। इलिप्टिकल शेप का मतलब इसमें दो एक्सिस हो गए, एक हो गया मेजर एक्सिस, तो ये वाला जो एक्सिस हो गया ये मेजर एक्सिस हो गया, और ये वाला जो एक्सिस है ये माइनर एक्सिस हो गया। तो ये जो है ये क्या हो गया माइनर, और ये क्या हो गया मेजर। तो अगर ये इलिप्टिकल शेप है तो जो मेजर है, जिसको आप विषुवत रेखा बोलते हो, भूमध्य रेखा बोलते हो, और इंग्लिश में जिसको बोलते हो आप इक्वेटर, और जो माइनर है जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो पोल और हिंदी में बोलते हो ध्रुव। तो सीधी सी बात है कि जो इक्वेटर है उसका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो गई, क्योंकि अगर एलिप्टिकल है तो रेडियस ऑफ जो इक्वेटर है वो ज़्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, पोल के कंपैरिजन में। तो शेप ऑफ अर्थ इज elliptical, hence RE ग्रेटर देन क्या होगा, RP होगा। RE ग्रेटर देन RP, RE का मतलब है इक्वेटर की रेडियस, इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा की जो रेडियस है, तो रेडियस ऑफ इक्वेटर, और RP जो है उसका मतलब है रेडियस ऑफ पोल, उसका मतलब क्या है, रेडियस ऑफ पोल। और अगर मैं मतलब आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताऊं तो एग्जैक्ट वैल्यू में जो ये लगभग 21 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, जो रेडियस ऑफ इक्वेटर है वो रेडियस ऑफ पोल के लगभग 21 किलोमीटर ज़्यादा होती है। आप एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना, अराउंड 21 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, 21 किलोमीटर का जो है वो डिफरेंस आता है यहाँ पर। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है G=GM/R²। तो यदि मैं यहाँ से GE निकालूं तो GE को मैं लिखूंगा GM/RE², और इसी तरह से अगर मैं GP निकालता हूं तो GP को मैं लिखूंगा GM/RP²। अब यहाँ पे साफ साफ देख रहे हो कि RE ज्यादा है, RE की वैल्यू ज्यादा है किससे, RP से। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इक्वेटर है उस पर जो एक्सेलरेशन है वो कम होगा, और जो पोल है उस पर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। और इसके बारे में ज्यादा क्लियरिटी जब आ जाएगी, जब हम रोटेशनल इफेक्ट देखेंगे तो वहां पर तुम्हें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता ही लग जाएगी। और मैं बता भी देता हूं कि जब पोल पर देखोगे तो इसकी पूरी वैल्यू 10 आ जाती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, और जब आप इक्वेटर पर निकालते हो तो इसकी वैल्यू 9.8 आती है। तो डिफरेंस है, और डिफरेंस कितना आ गया 10, और 9.8 में लगभग 0.12 या 0.18 का डिफरेंस आ जाता है। ठीक, तो यहां से ये GE हो गया और ये GP हो गया। तो वी कैन क्लियरली सी दैट जो GE है वो कम हो जाएगा किससे, GP से। और इन दोनों में जो डिफरेंस होता है GP की वैल्यू जो ज्यादा हो जाती है, लगभग ज्यादा हो जाती है, वो 0.18 से ये वैल्यू ज्यादा हो जाती है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो पोल पर जो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो ज्यादा होता है हमेशा किसके कंपैरिजन में, जो इक्वेटर पर एक्सेलरेशन है उसके कंपैरिजन में हमेशा ज्यादा होता है। और रोटेशनल इफेक्ट से जब हम रोटेशनल इफेक्ट को काउंट करते हैं, अर्थ का रोटेशनल इफेक्ट है, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता लग जाती है। जो आप फॉर्मूला लिखते हो G' = G - ω²R cos² लैम्बडा, जब आप इक्वेटर पर हो तो लैम्बडा की वैल्यू 0 है, तो वहां पर कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। जब आप पोल पर चले जाते हो तो जो वैल्यू है वो 90 डिग्री हो जाती है, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू अपनी दे देता है, तो वहां से वो हम वैल्यू निकालते हैं। क्लियर। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करें, जैसे कि एक क्वेश्चन हमें दिया है, वेयर विल इट बी प्रॉफिटेबल टू परचेज 1 kg शुगर। स्प्रिंग बैलेंस 1 किलो अगर आपको चीनी खरीदनी है तो वो कहां पर खरीदना प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जब हम कोई चीज खरीदेंगे तो उसमें उसका वेट होता है, और वेट होता है किससे करते हैं, mg से। किससे करते हैं, mg से करते हैं। तो वेयर इट विल बी प्रॉफिटेबल टू परचेज 1 kg शुगर, तो 1 kg शुगर जब हम परचेज करेंगे तो कहां पर प्रॉफिटेबल होगा वो खरीदना। तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल कहां पर होगा, वो इक्वेटर के ऊपर होगा। कहां पर होगा, इक्वेटर के ऊपर, क्योंकि पोल्स के ऊपर करेंगे तो जी की वैल्यू ज्यादा आएगी। जी की वैल्यू ज्यादा आएगी तो वो एग्जैक्टली 1 kg होगी नहीं, पर वो 1 kg दिखाई जाएगी। तो कहां पर प्रॉफिटेबल होगा, इक्वेटर के ऊपर प्रॉफिटेबल होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज लीस्ट एट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम कहां पर लगेगा, तो जहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होगी तो कहां पर लगेगा, इक्वेटर पर। तो इक्वेटर पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम लगेगा। अब हम देखेंगे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उस पर हाइट का क्या इफेक्ट होता है। तो इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इफेक्ट ऑफ हाइट
ऑन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, हाइट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है ये हमें देखना है। तो ये अर्थ ले लिया मैंने, और इसकी जो रेडियस हो गई वो हो गई आर ई, यह अर्थ का सेंटर हो गया। लेट सपोज यहां पर कोई बॉडी है जिसका मास है m, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो h है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो गया r। कितना हो गया r? तो r जो है वो किसके बराबर हो गया? r प्लस h। तो एट अर्थ सरफेस, अगर मैं अर्थ की सरफेस पर काउंट कर रहा हूं, एट अर्थ सरफेस, तो अर्थ सरफेस के ऊपर जो एक्सेलरेशन है मान लो वो g है, तो उसको हम कैसे लिख रहे हैं? gm अपॉन आर ई स्क्वायर, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ लिया हुआ है, या r लिख दो सीधा, r स्क्वायर, इसको लिख दिया मैंने फर्स्ट। और अब मान लो ये पॉइंट है a, तो एट पॉइंट a, तो पॉइंट a पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसको मैं कैसे लिखूंगा? उसको लिखूंगा, इसको मैंने लिख दिया g प्राइम, gm। अब डिस्टेंस जो है वो चेंज हो गई, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा r प्लस h, और ये हो गया स्क्वायर, r प्लस h स्क्वायर। तो यहां से अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करता हूं तो क्या बनेगा? g प्राइम अपॉन g इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा r स्क्वायर, और अपॉन ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा r प्लस h स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? r प्लस h स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से मैंने ये लिखा हुआ है कि r जो है वो कैपिटल R प्लस h के बराबर है। तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? इस चीज को हम लिख सकते हैं g प्राइम अपॉन g इक्वल्स टू, ये क्या लिखा जाएगा? r स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, r स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, यानी कि जो g प्राइम है वो किसके बराबर बन रहा है? g r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, g r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो अगर वेरिएशन देखा जाए डिस्टेंस के साथ, इसके साथ वेरिएशन देखा जाए, डिस्टेंस के साथ वेरिएशन देखा जाए, तो कैसा आ रहा है? ये पैराबोलिक कर्व बनेगा। यहां से अगर इसको देखो, यहां से देखो, तो ये जो g प्राइम है ये प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके? 1 अपॉन r स्क्वायर के, 1 अपॉन r स्क्वायर। तो अगर g प्राइम का और r का, g का और r का अगर आपको कर्व बनाना है, तो ये कर्व कैसा चलेगा? इस तरह से कर्व चलेगा। ये कैसे चलेगा? इस तरह से चलेगा। यहां तक बात क्लियर? अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये तो कहां आ गया? ये रेडियस ऑफ अर्थ तक तो ये आ गया, यहां तक तो रेडियस ऑफ अर्थ चल रही है, r की वैल्यू r e के बराबर है, और उसके बाद कैसे चल रहा है? इस तरह से कर्व चल रहा है। अब ये तो बात कर ली मैंने कि जब इनको मैंने कंपेयर नहीं किया। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी h लेस देन r है, यानी कि जो आपको हाइट दे रखी है वो जो रेडियस ऑफ अर्थ है उसके कंपैरिजन में बहुत कम है, तो उस केस में क्या होगा? फिर ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है ये वाला g प्राइम अपॉन g, ये r स्क्वायर आपने जो लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा? इसको मैं यहां से पहले तो मैं इसमें से कॉमन निकाल लेता हूं। कॉमन कितना निकाल लूं? r स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, नहीं 1 प्लस क्या बनेगा? ये h अपॉन प्लस ये बनेगा हमारे पास r स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 प्लस h अपॉन r स्क्वायर। तो यहां ये बाहर आ गया, तो ये हो गया g प्राइम अपॉन g, और ये हो जाएगा 1 प्लस h अपॉन r, और ये हो जाएगी पावर -2। तो यहां से g प्राइम अपॉन g की वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस 2h अपॉन r। तो g की वैल्यू आ जाएगी g, और ये आ जाएगा 1 माइनस 2h अपॉन r। ये केवल और केवल तभी वैलिड है जब आप ये कंडीशन लगा रहे हो, ये कंडीशन नहीं लगाओगे तो उस केस में फिर ये वाली कंडीशन चलेगी जो यहाँ पर लगाई हुई है। ठीक है, कई बार आपसे इसका ग्राफ पूछ लिया जाता है, तो ग्राफ में किस तरह का वेरिएशन आ रहा है? पैराबोलिक। ये कहां पर है? ये सरफेस के बाहर है, हाइट पर। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है g प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर, ये कब बन रहा है? जब आप सरफेस के ऊपर जा रहे हो, सरफेस के अंदर रहोगे तो फिर ग्राफ का अलग वेरिएशन होगा, तब वो अलग तरीके से शो होगा। यहां पर कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि इनका फ्रैक्शनल चेंज बताओ, फ्रैक्शनल चेंज है ना। तो फ्रैक्शनल चेंज में इसमें जो पूछ लिया जाता है, जैसे आपसे एक बार पूछा जाता है एब्सोल्यूट डिक्रीज पूछा जाता है, इसमें 3 चीजें पूछी जाती है आपसे। एब्सोल्यूट डिक्रीज, एक पूछा जाता है एब्सोल्यूट डिक्रीज कितना हुआ, एब्सोल्यूट डिक्रीज। तो एब्सोल्यूट डिक्रीज में ये डेल्टा जी पूछा जाता है, और ये किसके बराबर होता है? g डैश माइनस जी। तो इसको मल्टीप्लाई करो इससे,
तो इसको बराबर के उधर ले जाओगे जी डैश माइनस डी को, तो यहां पर ये कितना बच जाता है, ये बचता है आपके पास 2hg अपॉन आर। एब्सोल्यूट डिक्रीज की जो वैल्यू बचती है वो कितनी बचती है, 2hg अपॉन आर। किया कुछ नहीं है मैंने इस g को इससे मल्टीप्लाई किया और इससे भी किया, तो मेरे को g डैश माइनस जी निकालना है, तो वो कितना बचेगा 2hg अपॉन आर। और ये यहाँ पर मैं ऑलरेडी लिख रहा हूँ डिक्रीज लिख रहा हूँ, तो उसका मतलब माइनस हो ही रहा है। फिर आपसे कई बार ये पूछ लिया जाता है फ्रैक्शनल डिक्रीज। तो फ्रैक्शनल डिक्रीज का मतलब है आपको रेशो निकालना है, यानी कि डेल्टा जी अपॉन जी करना है। तो यहां से जी को नीचे पहुंचा दिया मैंने, तो अब ये बन जाता है 2h अपॉन आर। और फिर आपसे एक पूछ लिया जाता है परसेंटेज डिक्रीज। तो जब आपसे परसेंटेज डिक्रीज पूछा जाता है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाता है डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, और यहां पर ये हो जाएगा 2h अपॉन आर इंटू 100%। ये मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक मान सकते हो आप इसको, कि ये फॉर्मूला यूज करो और आंसर निकालो। ये ध्यान रखना, इस तरह का जो ग्राफ है पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि सरफेस के ऊपर किस तरह से वेरी करेगा, तो इस तरह से वेरी करेगा, इसके हिसाब से वेरी मत करा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं पहले इसके। क्वेश्चन में बोला गया है द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ at a distance 2r from the surface of earth is acceleration of body due to the attraction of the earth at a distance 2r from the surface of the earth। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि ये मैंने अर्थ बनाया और ये अर्थ का रेडियस है, ये सेंटर है, तो ये रेडियस है, तो इससे कितने ऊपर जा रहे हैं 2r, तो यहां से 2r ऊपर चले जाओ, तो यहां पर कोई बॉडी है, मान लो उसका मास है m, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, g प्राइम अपॉन g, और ये क्या है r स्क्वायर और r प्लस h का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो r स्क्वायर, अब h की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 2r दे रखी है, तो h की वैल्यू गिवन है, h की वैल्यू, ये h की वैल्यू हो गई, तो ये कितना हो जाएगा 3r, और उसका कर दिया आपने स्क्वायर, तो ये बन जाएगा r स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर मर जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, g बाय 9। ये वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, g बाय 9, ये वैल्यू आ गई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा ए। अब यहां पर इस क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है कि जो h है वो ग्रेटर देन r है, h लेस देन r वाला फॉर्मूला लगाओगे तो उसका आंसर भी यहां पर दिया होगा पक्का, और फिर तुम्हारा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अबाउट द अर्थ सरफेस एट विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1%, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है 1% हो जाता है अर्थ सरफेस के, यानी कि g बाय 100, 1% का मतलब हो गया 1/100, तो GE बाय 100 हो गया। अब हम जो फॉर्मूला लगाते हैं वो लगाते हैं जी प्राइम अपॉन जी इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो यहां से जी प्राइम अपॉन जी की जो वैल्यू है वो हो गई 1/100, और ये वैल्यू हो गई आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दो, तो ये हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा आर और अपॉन आर प्लस एच। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आर प्लस एच, और ये हो जाएगा 10r। तो यहां से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9r। h की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 9r, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी। तो यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एट सरफेस ऑफ अर्थ वेट ऑफ अ पर्सन इज 72 न्यूटन, देन हिज वेट एट हाइट r/2 फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहां पर एक कंडीशन तो ये है कि यहां पर वेट दिया हुआ है, यहां पर W जो कि 72 न्यूटन है, तो W जो है वो 72 न्यूटन है एट सरफेस ऑफ अर्थ। तो G कौन सा वाला, GM अपॉन R स्क्वायर वाला, और फिर अर्थ सरफेस से कितना ऊपर जा रहे हैं, r/2, तो ये r/2 ऊपर और चला गया, ये r/2 ऊपर और चला गया, तो यहां पर वेट बताना है, यहां पर वेट बताना है कितना होगा। तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो है G प्राइम अपॉन G, क्या लिख रहे हैं हम, R स्क्वायर अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। तो R स्क्वायर ये एज इट इज, H की वैल्यू कितनी होगी, r/2, तो ये हो जाएगा 3r/2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा R स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9/4 R स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4/9। तो G प्राइम अपॉन G जो हो गया वो हो गया 4/9। अब आप इसको M से मल्टीप्लाई करा दो दोनों साइड। तो सबसे पहले तो mg जो है, यहां से ये वेट जो अर्थ की सरफेस पर दिया है वहां से मास निकाल लेते हैं। तो मास जो है वो 72 न्यूटन दे रखा है वेट, तो ये वेट जो है
मैं इसको दोनों ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, यही कर देता हूँ ना, मैं इसको ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो इसको ऐसे लिख दिया मैंने mg प्राइम, और ये हो गया mg, तो ये हो गया 4/9। अब ये वाले mg का वेट दे रखा है कितना, ये दे रखा है 72। तो mg प्राइम यानी कि w प्राइम निकालना है तुम्हें, तो इसका जो w प्राइम है वो कितना आ जाएगा 4/9, और इसको मल्टीप्लाई करो 72 से, तो ये 8 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो 8 चौक 32। तो इसका जो वेट आ जाएगा W प्राइम इक्वल्स टू 32 न्यूटन। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 32 न्यूटन। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा 32 न्यूटन। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करना है। तो अभी तक हमने जो पढ़ लिया इसमें, वो हमने ये पढ़ा कि सबसे पहले तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसके ऊपर किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हमने देखे। देन उसके बाद अर्थ की शेप की वजह से क्या चेंजेस आते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में, इक्वेटर पर उसकी वैल्यू क्या होती है, पोल पर उसकी वैल्यू क्या होती है, उसके क्वेश्चन हमने देखे। फिर हमने हाइट के वेरिएशन के साथ जो ग्रेविटेशन है उसमें क्या चेंजेस आते हैं वो हमने देखा, उसका फॉर्मूला हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम डेप्थ को डिस्कस करेंगे, डेप्थ और जो रोटेशनल है इफेक्ट है उसके ऊपर क्या जो इफेक्ट्स है वो आते हैं, वो हम देखेंगे जो वैल्यू है उसके ऊपर, है ना। फिर उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे जो सैटेलाइट्स होते हैं, जो मेनली क्वेश्चन जो बनते हैं वो तो वहीं से बनते हैं, ऑर्बिटल स्पीड, सैटेलाइट और एस्केप वेलोसिटी। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तुम्हें चीज़ें और समझ में आती जाएगी। इसमें एक चीज़ और आएगी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगले 4-5 लेक्चर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो तुम्हें और मजा आने लगेगा ग्रेविटेशन में, और जो ग्रेविटेशन अभी तक भी शायद तुम्हें क्लियर नहीं था, जिसमें कंफ्यूजन था, वो बहुत अच्छे से क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।